मैं गोपाल कुमार जीके कैरियर पॉइंट देखने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है संख्या एवं संख्या पद्धति। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 या 9 की प्रवेश परीक्षा हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर पेट हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी वनडे एग्जामिनेशन होता है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस संख्या और संख्या पद्धति पर कुछ अपने जो टॉपिक हैं उसको मैं आज आप सभी के सामने रखूंगा। देखिए, संख्या और संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा संख्याओं पर ज़रा जोर डाल देते हैं कि आखिर ये संख्या क्या होती है। तो कोई भी गणितीय परिकलन करने के लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। संख्या एक चिन्ह की भांति होते हैं। हम भी जो संख्या पढ़ते हैं, भारत में चूंकि वो प्रचलित प्रणाली है, इसलिए उसको भारतीय संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। हम सभी लोग अवगत भी होंगे और भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे सिस्टम होता है, कैसे वो काम करता है, इन सब चीज़ों से भी अवगत होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके जो स्थानीय मान हैं, आप लोगों ने, हमको लग रहा है कि छोटी कक्षाओं में इस पर ध्यान भी दिया होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार के बाद 10,000, लाख के बाद 10 लाख, यानी जोड़े बनते हैं। भारतीय संख्या प्रणाली की यह मूलभूत विशेषता है जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली से इसको अलग करती है। अब भारतीय संख्या पद्धति में भी कौन सी प्रणाली, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है, इस चीज को यहां जानना ज्यादा जरूरी है। तो भारतीय संख्या पद्धति में भी दो सिस्टम है, यानी दो संख्या प्रणाली है। एक दाशमिक संख्या प्रणाली है जिसी के सहारे पूरा गणितीय परिकलन किया जाता है, और एक है बाइनरी, यानी बाइनरी संख्या प्रणाली जिसमें दो ही संख्या इस्तेमाल होती है। और उसको हम अभी यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर दाशमिक संख्या प्रणाली से जो भी जुड़े हुए तथ्य हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय संख्या प्रणाली पद्धति की जो दाशमिक संख्या प्रणाली है, पहले उसमें जान लेते हैं। एक नंबर का सवाल यहीं पे बन जाता है कि दाशमिक संख्या प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल 10 अंक होते हैं, और ये शुरू होता है 0 से 9 तक, यानी 0 से 9 तक अगर आप काउंटिंग करके देखेंगे तो कुल 10 अंक आएंगे, और ये दाशमिक संख्या प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले कुल 10 अंक हैं। अब जब दाशमिक संख्या प्रणाली की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे संख्याओं के वर्गीकरण हैं, उन पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं। और चूंकि बुनियादी चीज़ों का हमें थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए हम इन प्रश्नों में फंस जाते हैं और अपना नंबर गंवा देते हैं। तो पहले परिभाषा के रूप में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। आखिर ये नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो गिनती करने में इस संख्या का इस्तेमाल होता है, यानी ये संख्या पहले से ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई विशेष योगदान नहीं है। ये संख्या हमेशा कहीं ना कहीं प्रकृति में गिनती के रूप में इस्तेमाल होती रही है, बस उसके रहस्यों का पर्दाफाश एक मानव जाति ने किया है, और यही संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के नाम से जानी जाती है। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक चली जाती है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। यानी बड़ी में आपको जब देखेंगे तो बड़ी में अनगिनत तक जाएंगे, और यहाँ पर बड़ी का कोई पर्दाफाश या बड़ी के पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी का जवाब ही होता है, जब भी कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो उसका हो गया इनफाइनाइट यानी अनंत, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक है, अब इसके बाद जब चलते हैं आगे तो पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना होता है। पूर्ण संख्या देख लेते हैं क्या होता है। पूर्ण संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या में जब 0 डाल देते हैं या प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो संख्या पद्धति क्या होती है? पूर्ण मान ली जाती है। इसीलिए इस पूरी प्रणाली में जो ये परिभाषा है वो ये है
कि जब जीरो भी प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी संरचना को पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। यानी पूर्ण संख्या कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है और अंत अनंत तक होता है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए यहां पर एक छोटा सा आपको ध्यान रखना होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जवाब 1 होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जवाब 0 होगा। तो यही सब मूलभूत बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं और हम जवाब आने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन पाल लेते हैं और इससे हमारे सवाल गलत हो जाते हैं अक्सर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो भी अनंत होगा। अगर सबसे छोटी समपूर्ण संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऐसी परिस्थिति में इसका जवाब 2 दीजिएगा और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कोई पूछ ले तो इसका जवाब 1 दीजिएगा। तो ये भी कुछ मूलभूत बुनियादी चीजें हैं जो हमको अपने पढ़ाई के दौरान इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा जो परिभाषा है, जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो है सम संख्या का। सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। यानी 2 से विभाजित संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और ये भी अनंत तक चला जाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सम संख्या में क्या 0 को शामिल किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जब 0 को 2 से भाग देंगे तो वो उसका भी उत्तर क्या होगा, वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 0 को भी सम संख्या के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं विषम संख्या पर। अब विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से न विभाजित हो, यानी सम का सीधे उल्टा, 2 से विभाजित न हो। तो 2 से विभाजित न होने वाली संख्या विषम संख्या होती है। और उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो 1, 3, 5, 7, यानी अगर आप देखेंगे तो आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या विषम होती है। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि 1 से 20 तक कुल विषम संख्या बताइए। अक्सर लोग विषम के दायरे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 20 संख्या जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई। 20 तक आधे सम होंगे यानी 10 सम होंगे और 10 विषम होंगे। तो इसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटी बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। इसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या में क्या होता है, सभी ऋणात्मक, 0 और सभी धनात्मक संख्या शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर इसको लिखा जाए तो -2, -1, 0, +1, +2, ये भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्णांक संख्या को देखा जाए तो जो सभी ऋणात्मक संख्या 0 और सभी धनात्मक संख्या होते हैं उन्हीं उसी संरचना को पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सबसे छोटी अगर पूर्णांक संख्या आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या में आएगी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत यानी धनात्मक अनंत में आएगी। और पूर्णांक संख्या के मध्य में स्थित संख्या, एक नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्णांक संख्या के मध्य में स्थित संख्या 0 आएगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा। आते हैं अगला जो परिभाषा है वो है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत सारे लोग इसमें जरूर फंसते हैं और सवाल भी सबसे ज्यादा अभाज्य संख्याओं से पूछे जाते हैं। यानी अभाज्य संख्या का मतलब है जब उसके शब्द को उठाएंगे तो अभाज्य, जो विभाजित होने लायक ही ना हो, ऐसी संख्या जो विभाजित ही ना होती हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी विभाज्य न होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, यानी ऐसी संख्या जो 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं और स्वयं से भी सारी कट जाती हैं, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी से न विभाजित हो
किसी से विभाजित न हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। यानी दो के बारे में आप देखेंगे। अभाज्य संख्या में एक और परिभाषा होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो भी। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। यानी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ते चला जाता है। और 1 से 100 तक, एक नंबर का सवाल, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या पाई जाती है, अगर ऐसा सवाल है तो उसका जवाब होगा 25। आप चाहें तो ऐसे आप गणना करके और निकाल के 1 से संख्या तक लिख के देख सकते हैं, वो 25 आएगा। तो जवाब होगा 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, जवाब है 25। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य न कटने वाली और भाज्य कटने वाली। यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से कट जाए तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कम से कम इसके कुल कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3, और अभाज्य संख्या में कम से कम कुल कितने गुणनखंड, 2। तो ये चीज थोड़ा सा यहां पर विभेदकारी है और यही विभेदकारी बातें हमको अपने थोड़े से याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। तो भाज्य संख्या में कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, वो होने चाहिए 3, कम से कम 3 गुणनखंड हो। यानी एक तो हो ही, स्वयं तो होगा ही, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए। और इसकी शुरुआत होती है 4 से। यानी 1 से 100 तक कुल 74 संख्या ही पाई जाती हैं जो भाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे रेखांकित करना यहाँ जरूरी महसूस हो रहा है कि जो ये अभाज्य संख्या है, इसमें एक सवाल पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो इसका जवाब होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो उसका भी जवाब होगा 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो उसका भी जवाब होगा 2। यानी 3 प्रश्नों का एक ही जवाब। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। यानी एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्याओं के संरचनाओं में शामिल है। तो ये छोटी बड़ी सब जगह पे उसका जवाब 2 ही होता है। लेकिन यदि विषम अभाज्य संख्या पूछ ले, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो उसका जवाब 3 होगा, क्योंकि 3 एक विषम संख्या होती है। इसी तरह से भाज्य संख्या में जो सवाल उठते हैं, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो उसका जवाब होगा 4। कैसे, जरा देख लेते हैं। एक का मात्र एक ही गुणनखंड है, तो ये 1 नंबर का यहां भी सवाल है। 1 न तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो 1 को तो किसी भी श्रेणी में नहीं रखते हैं। 2 अभाज्य संख्या होता है, 3 अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 1 और स्वयं से ही करते हैं। यानी 4 ही वो पहला संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड हो गए। इसलिए भाज्य संख्या की जब संरचना आप देखेंगे तो उस संख्या की शुरुआत होती है 4 से, यानी 4 सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या वो भी 4 होगा, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अक्सर लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य मैं बोल दिया था, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, और इसका जवाब होगा 9। क्योंकि 9 देखिए 4, 6, 8 के बाद 9 विषम है, और यही इस संरचना में सबसे छोटा और विषम भी है, तो इसीलिए इसका जवाब 9 होगा। इसके बाद अगला जो परिभाषा है वह है सम अभाज्य संख्या का। सम अभाज्य संख्या मतलब कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए।
यानी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। दूसरे परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो ऐसी संख्याओं का युग्म जो एक दूसरे से ना कटे, यानी जैसे 2 न 7 को काट सकता है, न 7 2 को काट सकता है, यानी 2 और 7 जब दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इन दोनों को कौन काटेगा? 1। और आपको मालूम होगा HCF का मतलब ही होता है मस, और मस का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? 1। और ऐसे ही जोड़े को हम सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी संख्या जो एक दूसरे को ना काटे, यानी उसका मस 1 हो, तो ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अगली कड़ी है वो है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा हम जब देते हैं तो उसको कहते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। अक्सर ये परिभाषा हमको पढ़ा तो दी जाती है लेकिन बताया नहीं जाता कि आखिर P/Q है क्या। तो P/Q के रूप में लिखा जाए, और P और Q जिसको अंश और हर हम बोलते हैं, तो अंश और हर में लिखी जाने वाली संख्या भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगेन पूर्णांक संख्या का मतलब सभी ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, यानी P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और जो अगली शर्त है कि जो हर है यानी Q, ये किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए। यानी तब जाके इस पूरे परिभाषा को हम परिमेय संख्या के परिभाषा के तौर पर जानेंगे। यानी मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 3/4 है। देखिए 3 भी पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, और हर में कहीं भी 0 नहीं दिखाई दे रहा, तो निश्चित तौर पर यह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या कहा जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये 0 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में मान सकते हैं क्या? तो निश्चित तौर पर 0 को हम चाहे तो 0/1 तो लिख सकते हैं ना। तो अंश में 0 हो कोई समस्या नहीं, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस दशा में 0 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। और ये 1 नंबर का सवाल आता है, कहीं भी आए तो उसका उत्तर आप एकदम सकारात्मक तरीके से ही दीजिएगा। ठीक है ना। अगली संख्या होती है अपरिमेय, जिसको हम इरेशनल बोलते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो कि परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में जिसको ना लिख सकते हो उसी को हम अपरिमेय, जैसे √2, यानी √2 को, √3 को, ऐसी संख्याओं को आप बाहर नहीं निकाल सकते। निकलेगा भी तो दशमलव में आ जाए, और ये किसी भी दशा में परिमेय संख्या के रूप में नहीं माना जाएगा। और लास्ट जो होता है पर इसी संरचना में, वो होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए सभी संख्याएं शामिल होती हैं। जितनी संख्या मैंने बताया है आपको अभी, ये सारी संख्याओं को जब एक जगह इकट्ठा करके मिला दिया जाए तो ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्या कहा जाए एक ऐसा झोला है जिसमें सभी लोग शामिल हैं, यानी माइनस है, प्लस है, 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है, परिमेय है, अपरिमेय है। यानी पूरा संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याओं को आप दर्शा सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के रूप में जानी जाती हैं। तो अभी आज का जो क्लास था वो संख्या पद्धति में जो परिभाषाओं से जुड़े हुए जो तथ्य थे उस पर मैंने बात किया। अगली जो कक्षा होगी इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और साथ ही विभाज्यता के नियम, इसको हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, अगली मुलाकात हम जल्द ही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।